गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, कल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर में क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ देखा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। साथ में हमने क्या किया था, एक रिलेशन फाइंड आउट की थी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में थी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की रिलेशन हमने फाइंड आउट की थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमें नीड है, उनकी टर्म्स प्लस उनकी सिंबल्स और उनकी यूनिट्स, वो सब आज हम स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर हमें समझ आएंगी तो हमें पूरा चैप्टर समझ आएगा। साथ में हमें न्यूमेरिकल करना भी क्या हो जाएगा, बहुत इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ते हैं दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी हमें बताती है कि सपोज कीजिए एक ये यूनिट एरिया है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेड्थ है। ठीक है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेड्थ का एक छोटा सा एरिया है, जिसका अगर हम एरिया निकाले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे इस एरिया में से कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर से, ठीक है, इस एरिया के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट के चारों तरफ। सो हमने क्या पता चला कि करंट डेंसिटी क्या है, कि कितना करंट फ्लो करता है पर यूनिट एरिया में से। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के एरिया से कितनी अमाउंट का करंट फ्लो करता है, उससे हमें क्या पता चलता है? करंट की क्राउडनेस का पता चलता है। अगर इसमें से करंट की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्राउड कम है। करंट की वैल्यू ज्यादा होगी मीन्स पार्टिकल्स का, चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट का क्राउड ज्यादा है। ठीक है, तो वही क्या है हमारी करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी यूनिट एरिया के पॉइंट से, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कोई पूछे कि किसी आप एक रूम में अगर कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं, जेंट्स लेडीज सब मिलके बैठे हैं, आपसे कोई पूछे उस रूम की डेंसिटी क्या है, तो रूम की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि उसमें बैठे बंदे कितने हैं। ठीक है, वो रूम हमने क्या माना, एक पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर कम बच्चे हुए तो उस रूम की डेंसिटी क्या होगी? कम। ज्यादा हुए तो उस रूम की डेंसिटी हो गई ज्यादा। तो उन पर्सन के विद रिस्पेक्ट यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है करंट। तो हमें क्या पता चला कि कितना करंट इसमें से पास हो रहा है इस यूनिट एरिया में से, वो क्या बताएगा? इस करंट की डेंसिटी के बारे में बताएगा, इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो देखिए, जैसे हमने डेफिनेशन निकाली कि करंट पर यूनिट एरिया ही हमारी क्या होती है? डेंसिटी। अब डेंसिटी से का अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसी डेफिनेशन के थ्रू फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसको देखिए, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं J से। J इज द सिंबल फॉर करंट डेंसिटी। अब J इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट मीन्स डिवाइड में क्या? एरिया। सो J इज इक्वल टू I अपॉन में A। ठीक है, डेफिनेशन से हमें मिल रहा है करंट और क्या करना है? डिवाइड में एरिया। सो करंट डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। अब फॉर्मूला हमें मिल गया, डेफिनेशन मिल गई। कोई हमसे कहे इसकी यूनिट बदल दे, तो यूनिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। यहां से करंट की हम यूनिट बता दें, करंट की यूनिट क्या होती है? कूलम्स डिवाइड बाय ये क्या है? एरिया। सो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो क्या यूनिट हो गई इसकी? कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। कूलम्स पर मीटर स्क्वायर क्या हो गई हमारी? यूनिट हो गई किस चीज के रिलेटेड? करंट डेंसिटी से रिलेटेड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आप चाहो तो इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे? कल हमने रिलेशन निकाली थी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी
यहाँ पर अगर मैं करंट की जगह पे वो वाला फॉर्मूला लिख दूं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में आया था, सो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, I इज इक्वल टू AN E, ठीक है। तो ये क्या है, A इज द एरिया, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सॉरी VD नॉट E, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमने कल निकाला था, किसके थ्रू ड्राइव किया था, ये थी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था। अगर करंट ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में और इसकी वैल्यू में यहां पर पुट कर दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास करंट का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में। सो यहाँ पे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है करंट की, ये करंट के प्लेस पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ANE VD डिवाइड बाय A। सो यहाँ देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट होते ही J इक्वल टू क्या बच गया, NE VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ये क्या है, हमारी रिलेशन है किस किस के बीच, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। सो देखिए एक बार फिर बता देती हूँ, फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, हमने उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा था करंट पर यूनिट एरिया, आ गया। फिर हमने निकाली उसकी यूनिट निकाली, करंट की यूनिट थी कूलम्स, एरिया की यूनिट थी मीटर स्क्वायर, सो यूनिट बन गई कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। फिर कल हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस रिलेशन को हमने यूज किया और करंट की जगह पे वो फॉर्मूला पुट कर दिया। सो आई का ये फॉर्मूला था, हमने यहाँ पुट किया तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर ए से ए डिवाइड हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, NE VD। ठीक है, ये थी करंट डेंसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है रिलेशन बिटवीन दिस करंट डेंसिटी एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो देखिए आगे चलते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट टर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बताती है, दैट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने स्टैटिक चार्ज के बारे में बात की थी। स्टैटिक चार्ज मीन्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कैपेसिटर से रिलेटेड। तो कैपेसिटर में हमने बात की थी कि किस तरह से हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए आज एक बार हम फिर पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि यहाँ पर तो देखिए कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस होती है एक कैपेसिटी। कंडक्टेंस वर्ड क्या है, कैपेसिटी है किस चीज की, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो इसमें क्या होता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग हमने पढ़ा था। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टडी किस कंडीशन में, इन मोशन, जब चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, जब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो ठीक है, ये कंडक्टर इसमें चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट की ही स्टडी करना क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी कैपेसिटी टू अलो द करंट टू पास थ्रू दैम। ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटी टू अलो
द करंट। करंट को अपने अंदर से जाने की जो कैपेसिटी है ना, अपने अंदर से अलो करने की जो पावर है, उसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जब रेजिस्टेंस पढ़ा तो हमने कहा था हर एक मटेरियल में ऑपोजिशन होती है। कोई मटेरियल करंट को अपने अंदर से जाने देता है, कोई नहीं जाने देता। जो जाने देता है वो कंडक्टर होते हैं, जो नहीं जाने देते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर की ही कैपेसिटी होती है करंट को अलाउ करने की। तो कंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी हुई? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी बनी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कंडक्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अलो द करंट। करंट को अलो करने की जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, उसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन हर एक मटेरियल की अलग अलग कैपेसिटी है, तो इसलिए हमने इसको कैपेसिटी भी बोला। ठीक है, तो कोई जल्दी पास होने देता है, किसी में थोड़ा कम पास होता है। जैसे हम कहते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, हम क्या कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, सिल्वर क्या है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर बिल्कुल बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी ज्यादा है, करंट को अपने अंदर से जाने की कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब सिल्वर के अंदर कंडक्टेंस कैसी है? ज्यादा है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो ये हमारी क्या होगी? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मींस कैपेसिटी टू अलो द चार्ज या कैपेसिटी टू अलो द करंट। करंट को अलो करना या फिर चार्ज को अपने अंदर से अलो करने की जो कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस। सो देखिए डेफिनेशन हमें पता चल गई, तो यहां से हम इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से। ठीक है, सो G इज द सिंबल फॉर कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस का सिंबल G है तो ये किसके इक्वल होता है? अब दो चीजें देखना है यहाँ पे। कंडक्टेंस करंट को अलो कर रही है, कंडक्टेंस क्या करिए? करंट को अलो करती है। इसका उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? ठीक है, तो हमें पता चल गया कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे करंट कंडक्टर में से पास होता है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट पास नहीं होता। ठीक है, करंट किसी भी मटेरियल से पास ना होने की जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, करंट पास होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंडक्टेंस। सो बोथ टर्म्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर कोई हमसे रेजिस्टेंस दे दे, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, सो देखिए G किसके इक्वल हो गया? G इज इक्वल टू 1 अपॉन में R हो गया, R का उल्टा हो गया G। ठीक है, R जितना कम होता जाएगा G बढ़ता जाएगा, मतलब करंट को अपोज करना बंद किया तो करंट पास हो गया, करंट को अपोज करना शुरू कर दिया तो करंट पास होना बंद हो गया, एक दूसरे की उल्टी हो गई ना रिलेशन। तो G इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन में R। अब R का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या था? रो L अपॉन में A। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था करंट का, रेजिस्टेंस का। कब? जब हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की, कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। लेंथ करती है, एरिया करता है, और रेजिस्टिविटी मींस मटेरियल करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? लेंथ, एरिया और मटेरियल। ठीक है, तो अब R की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास G किसके इक्वल आ जाएगा? G इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो L अपॉन A। अब यहाँ से देखिए A डिवाइड में था, कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सो G इज इक्वल टू क्या बन गया? A अपॉन में L, और ये क्या बना? 1 अपॉन में रो। ये 1 अपॉन में रो किसके इक्वल हो जाएगा? साइमन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा के। किसके इक्वल हो गया? सिग्मा। ठीक है,
देखो 1 में रो को हमने लिख दिया सिग्मा, क्योंकि 1 था ना, उल्टा था, ए ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस। ये क्या निकल गया हमारे पास, फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस। अब यहां देखिए, ये है सिग्मा और ये रो क्या थी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। जैसे ये कंडक्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की रिलेशन उल्टी थी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया तो फॉर्मूले में थी, ये क्या थी हमारे पास, ये हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। तो देखिए यहां से हमारे पास कंडक्टेंस निकल चुकी थी, रेजिस्टेंस निकल चुका था। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। हमने बात की थी G इज इक्वल टू 1/r है, ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं इनके बीच में, ये क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, ठीक है, मटीरियल की रेजिस्टिविटी है जो बताती है कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो मटीरियल पे भी डिपेंड करता है। ये क्या है, दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है। क्यों लिखा हमने इसको कंडक्टिविटी, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये किसको रिप्लेस किया था, 1 में रो को रिप्लेस करके क्या बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है, ठीक है। तो हमसे कोई ये पूछे कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की रिलेशन बताओ, तो हम लिखेंगे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर कहीं पे रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अब ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है क्या, कंडक्टेंस थी कैपेसिटी टू अलो द करंट, ठीक है, वो थी कंडक्टेंस। जिस भी मटेरियल की कंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है ना, उस कंडक्टेंस की वजह से क्या आती है, कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होगी हमारे पास, प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है थ्रू द मटीरियल, मटीरियल के अंदर से करंट फ्लो करता है। रेजिस्टिविटी क्या थी, एक टाइप का रेजिस्टेंस था जो करंट को अपोज कर रहा था, है ना। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी है करंट को रोकने की, ये दोनों प्रॉपर्टी है करंट को अलो करने की। सो यहां से देखिए, अगर हमसे कोई पूछे इस G की यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ G हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां देखिए, जो ये कंडक्टेंस है, ये किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, OHM। ओम्स लॉ में हमने इसकी यूनिट के बारे में पढ़ा था, क्या होती है इसकी यूनिट, ओम, जो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो G इज इक्वल टू 1/r है। G की यूनिट क्या बन जाएगी, क्योंकि इसकी यूनिट है 1/में ओम, तो 1/में ओम को हम क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। ओम का उल्टा हो गया ना। अब ओम इनवर्स को कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखा OHM, ओम इसका उल्टा लिख देंगे MHO। क्या कर देंगे, इस यूनिट को उल्टा कर देंगे, OHM ओम था, इसको उल्टा कर दो MHO महो। ये क्या बनेगी, यूनिट फॉर दिस। इसकी यूनिट को उल्टा करके लिख दो, क्योंकि ये इसका उल्टा ही तो है। जब ये इसकी उल्टी प्रॉपर्टी है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट का ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब उल्टा लिखा है तो साइन भी उल्टा बनाएंगे। इसको हमने यहां से बनाना शुरू किया ऐसे, इसको बनाएंगे हम यहां से इस तरीके से, ठीक है। सो G की यूनिट निकल गई हमारे पास महो, MHO, और डिनोट कर दिया इनवर्स ओम से, ओम इनवर्स से, ठीक है, इस तरह से उल्टे से। ये होगी हमारी किससे रिलेटेड बात, कंडक्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। तो देखिए आगे चलते हैं और बात करेंगे क्या, कि नेक्स्ट टर्म हमारी क्या करती है। इसमें हमने बात कर ली रेजिस्टेंस की, वो
नेक्स्ट टर्म यहाँ पे जो रिलेट करती है दैट इज बेसिक टर्म्स, करंट, वोल्टेज। ठीक है, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन हम इनके बारे में पढ़ेंगे या पोटेंशियल। सो देखिए बेसिक टर्म्स हमारी करंट क्या कहता है। करंट क्या कहता है कि करंट है क्या। अभी हमने बात की करंट को पास करने की कैपेसिटी, मतलब चार्ज को पास करने की कैपेसिटी। ठीक है, और उसी चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं हम, करंट। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो आपका एक रेस्ट की कंडीशन में रखा हुआ था तो इसको बोल रहे थे स्टैटिक चार्ज। जैसे ही इस चार्ज ने आगे मूवमेंट करना शुरू कर दिया हमने क्या बोल दिया इसको, करंट। ठीक है, चार्ज की दो कंडीशन थी, फर्स्ट थी रेस्ट, जब वो रेस्ट पे रखा है, सेकंड है मोशन, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज ही क्या है, करंट है। आई होप यहाँ तक याद रखोगे। फिर हमने बात की थी अगर फ्लो ऑफ चार्ज करंट है तो ये कम या ज्यादा किसकी वजह से होता है, ये कम होता है, ज्यादा होता है किसी सर्किट में, डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, तो इसकी फुल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, ये फ्लो करने में कम टाइम लेंगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। अगर ये धीरे धीरे फ्लो करेंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, सो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो यहां से देखिए डेफिनेशन हमारी होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मीन्स टाइम। ठीक है, टाइम के विद रिस्पेक्ट चार्ज की मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, करंट। डिनोट करते हैं किससे, आई से। आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला कहां से निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे इस डेफिनेशन से। ये डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पे दो टर्म्स इंक्लूड हो रही है। पहली चार्ज की मूवमेंट हो रही है, दूसरा किसके विद रिस्पेक्ट हो रही है, टाइम के विद रिस्पेक्ट हो रही है। सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन में टाइम। सो अब करंट की यूनिट हमने बात की थी, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर होती है, जिसको हम क्या करते हैं, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर इज द यूनिट फॉर करंट। और मीटर कौन सा होता है, इसको मेजर करने के लिए जो मीटर यूज किया जाता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट है करंट की एम्पियर, तो मीटर भी क्या होगा, एम्पियर मीटर। क्या होगा, एम्पियर मीटर होगा। ठीक है, और इस एम्पियर मीटर को हम सर्कल में ए लगा के ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव साइन, एक तरफ नेगेटिव। आई होप ये समझ आया होगा आपको। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम के विद रिस्पेक्ट कितने चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वो हमें बताएंगे वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो करंट हो गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको मेजर करते हैं एम्पियर मीटर से, एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, एम्पियर मीटर को डिनोट करते हैं एक सर्कल में ए बना के, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल शो करके। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं और नेक्स्ट टर्म है हमारी वोल्टेज। ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल है, ये क्या है। तो वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली याद रखो दिस इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से ये जो चार्ज था ना, ये चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और जब चार्ज फ्लो करता है तभी करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये वोल्टेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। अगर वोल्टेज दी हमने तो करंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज है प्रेशर, प्रेशर लगाएंगे तो चार्ज में मूवमेंट होगी, चार्ज की मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, सो वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी द चार्ज। ठीक है, ये क्या होती है, कितना हमने काम किया किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, A से B तक लाने में हमने कितना वर्क किया, दैट वर्क स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सो ये वोल्टेज हो गई।
अब इसकी यूनिट निकाले तो यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए वोल्टेज हमने पढ़ लिया, एक पॉइंट ये था, यहाँ से चार्ज के लिए तो यहाँ पर लेके गए तो क्या किया? काम किया। काम तो हुआ ना। जब एक चीज को आप डिस्प्लेस करते हो तो साइंस क्या कहती है? जब कोई भी बंदा एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पे जाएगा या कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो क्या करता है? वर्क डन कहता है ना। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन है। सो इसकी यूनिट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क की यूनिट होती है जूल और दिस इज द चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब्स। सो यूनिट फॉर वोल्टेज क्या होगी? जूल पर कूलम्ब्स। ठीक है, लेकिन ये तो फॉर्मूला यूनिट हुई ना, क्योंकि हमने फॉर्मूले से ड्राइव किया है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, सो हमने बात की किसकी? वोल्टेज की। वोल्टेज होता है एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं। एक ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से चार्ज मूवमेंट में आता है और चार्ज की मूवमेंट को बोल देते हैं करंट। इसका मतलब वोल्टेज हमारी वो एक ऐसा प्रेशर हो गया जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हुआ क्या? एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया और उसने कुछ वर्क डन किया। So work done to bring the charge from one point to the another point is known as voltage. वोल्टेज का फॉर्मूला हमें मिल गया, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला यूनिट निकाल दी जो जूल पर कूलम्ब्स के इक्वल है और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। अब दोनों किसकी यूनिट है? वोल्टेज की यूनिट है। इट मीन्स दोनों क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। इक्विवेलेंट होंगी तो वोल्टेज को हम वोल्ट को हम डिनोट करते हैं V से, दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब्स। ठीक है, सो अगर आपको कोई बोले कि वोल्ट किसके इक्वल होता है तो वोल्ट होता है जूल पर कूलम्ब्स के इक्वल। अगर कोई कहे 1 वोल्ट को डिफाइन करो तो यहाँ पे 1 अगर वोल्ट बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। किसको कैरी करने में? 1 कूलम्ब्स चार्ज को। दोनों को क्या बना देंगे? 1 1, सो इट्स इक्वल टू 1। सो 1 वोल्ट इज द 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब्स ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।